नमस्कार, मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। उज्जैन आगमन पर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को उज्जैन पहुंचे। स्थानीय हेलीपैड पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन एवं बहादुर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुडला, पूर्व सांसद चिंतामन मालवी, कमिश्नर संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोठी रोड स्थित कालिदास अकादमी सूर्यनारायण संकुल हॉल से महिदपुर के ग्राम डोंगला वेदशाला में ऑडिटोरियम और उज्जैन माधव नगर व नागदा के ऑक्सीजन प्लांट का ई लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मन से मुख्यमंत्री ने कहा, वास्तव में उज्जैन में आज एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। उज्जैन धर्म विज्ञान शिक्षा के रूप में अद्भुत नगरी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत नया इतिहास रचेगा और इसकी शुरुआत होगी डोंगला से। आप जानते हैं कि सिंहस्थ में हमने कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। महाकाल की नगरी में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। हमारा प्रयास है कि महाकाल की नगरी को इस जगत से भी न्यारा बनाएं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा तो उज्जैन के डोंगला से करेगा। अभिमान जी विस्तार से बता रहे थे, इसी विचार को लेकर वेधशाला बनाई गई है। वहां खगोल विज्ञान, उसका अध्ययन, अनुसंधान, उसका लाभ कैसे जनता को मिले, इसके प्रयास वो लगातार जारी है। आज ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ है। ये और सहायक होगा खगोल विज्ञान को विद्यार्थियों तक और पहुंचाने में। 1100 करोड़ से शुरू करके 3000 करोड़ रुपए तक का नया इन्वेस्टमेंट करेगी और नागदा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बेगमपुरा की बसाहट दूसरी जगह करके उस पूरे परिसर को ऐसा डेवलप करना है कि तीनों लोक में न्यारा दिखे, भगवान शिव के न, उसमें कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्मार्ट सिटी की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम उज्जैन में काम करेंगे। दूसरी लहर में कई लोग हमसे बिछड़ गए। हमारी लापरवाही हमें भारी पड़ेगी। अब डेल्टा प्लस आ गया, जीका भी आ गया। हम सबसे लड़ेंगे, दुनिया भी लड़ रही है। मैं हाथ जोड़कर उज्जैन और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं कि निश्चित मत हो जाना। हम महाराष्ट्र सहित प्रदेश के अन्य सीमाओं से जुड़े हैं। तीसरी लहर का संकट बरकरार है। सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन 75,000 टेस्ट करवाएंगे। उज्जैन वासियों का भी टेस्ट के लिए घबराना मत। क्या होता है, एक लकड़ी ही तो मुंह में जाती है, थोड़ी सी खांसी आती है। मैं तो हर हफ्ते टेस्ट करवाता हूँ। रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत इलाज हो सकता है। उज्जैन में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। मास्क लगाकर रखना और दूरियां बनाकर रखना। सभी दुकानदार भी मास्क लगाकर रखें और ग्राहक भी मास्क लगाकर। यह ठान लो कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। यह समय की अभी ज़रूरत है। हमें अभी वायरस के साथ ही जीना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं। उज्जैन को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ लगभग 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। इंग्लैंड में तीसरी लहर आ चुकी है। हमें घबराना नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सभी को सजग रहना होगा। इन कोरोना का वायरस बहरूप क्या है? ये एक रूप में नहीं रहता, ये रूप बदलता रहता है। अब डेल्टा प्लस और उससे निपटने थे कि वो जोका जाका कौन सा आ गया है? जोका, जीका, अल्टा, गामा, जीका, डेल्टा, ये क्या क्या रंग दिखाएगा। अब इससे हमें लड़ना है। दुनिया भी लड़ रही है।
अकेले हम नहीं, विश्व चिंतित है। कई देशों में आज भी मैं हाथ जोड़ के उज्जैन की और मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, निश्चिंत मत हो जाना। ये निश्चिंतता का समय नहीं है। उज्जैन में बच्चों के लिए 50 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, लेकिन मैं महाकाल महाराज से विनती करूंगा कि कोई भी बच्चा अस्पताल में ना जाए। उज्जैन सहित नागदा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन का बहुत संकट रहा है। रात रात भर जागकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई है। मैं स्वयं ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवरों से फ़ोन पर रात रात भर बात करता था और उनसे कहता था कि भाई तुम सो मत जाना, अगर तुम सो गए तो किसी की जिंदगी की डोर टूट जाएगी। महाकाल की कृपा से अब वह दौर वापस ना आए, लेकिन सावधानी बरतना होगी। यह भी एक तपस्या है। किसी भी व्यवस्था में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना काल में धन की कमी है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय खजाना पूरी तरह खाली है, चवन्नी भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं होंगी। और अंत में यही कहूंगा कि उज्जैन से एक संदेश जाए, धर्म का, रोजगार का, विज्ञान का और सावधानी का। ये अद्भुत नगरी है महाकाल महाराज की। ये धर्म की नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये विज्ञान की नगरी है, ये पुरातत्व की नगरी है, ये विद्वानों की नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है, ये उद्योगों की नगरी भी है। सचमुच में अद्भुत नगरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 करोड़ निवेश से प्रारंभ होने वाली अत्याधुनिक वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। इस कारखाने से लगभग 4000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के सोयाबीन प्लांट की जमीन पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। सोयाबीन प्लांट की जमीन पर जिस अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया, उसका निर्माण बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी तमिलनाडु द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन प्रोजेक्ट में उक्त कंपनी की वस्त्र निर्माण सहयोगी इकाई द्वारा 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां पर 1000 गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनों का प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। थोड़ा भेज जाए। इस अवसर पर वित्त वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव, विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक MPIDC जॉन किंग्सले, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निर्देशक रोहन सक्सेना, विवेक जोशी, बहादुर सिंह चौहान, पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, चिंतामण मालवी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में जो वस्त्र इकाई अपना प्लांट लगाने जा रही है, वह तमिलनाडु के त्रिपुर से आ रही है, जहां पर टेक्सटाइल का हब है। 4 वर्ष पूर्व जब वे त्रिपुर गए थे तो इस उद्योग को लाने का प्रयास किया और आज वह प्रयास सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, अब पीछे पलटकर नहीं देखेगा। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल की नगरी में आज नव उद्योग का सूर्योदय हुआ है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन में महाकाल परिक्षेत्र के बेगम बाग क्षेत्र में भी नव निर्माण का सूत्रपात होने जा रहा है। और इस एक इन्वेस्टमेंट से ये एक फैक्ट्री उज्जैन और आसपास के इलाके में 4000 लोगों को, जिसमें बहनें होंगी, अधिकतर रोजगार देगी। 4000। और राजकुमार जी, मैं आपको आपके प्रयासों को एप्रिशिएट करता हूं। तत्काल हम ट्रेनिंग प्रारंभ करने वाले। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 4 साल बाद आएगा। 2022 के अगस्त तक कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन उज्जैन के इतिहास में नए युग की शुरुआत है।
वस्त्र उद्योग की स्थापना से 4000 महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। यही नहीं, महिलाओं का चयन कर 250-250 की बेच में ट्रेनिंग देना अभी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए जमीन पर्याप्त मिल रही है और औद्योगिक विकास निगम व उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपति का पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निवेशक उज्जैन के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, इससे यहाँ उद्योग की एक माला तैयार हो जाएगी। आपने न केवल हर परिवार की जान की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा दी दोनों लहर में, बल्कि उससे आगे बढ़ करके हमारे सबके लिए एक जोरदार ताली बजा करके हमारा यह आनंद का क्षण हम एहसास कर सकते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 4-4 हजार की कोई फैक्ट्रियां वो तमिलनाडु से चल करके उज्जैन में आ जाए, ये तो वाकई आश्चर्य। तमिलनाडु से चल करके आपने और इतना अच्छा इंडस्ट्री का आपने कल्पना की है कि पर्यावरण को कोई बाल बराबर नुकसान नहीं। यहाँ के आसपास की बहनें अगर आ जाए तो बिल्कुल शहर के अंदर ये 4000 बहनों को जो सौगात मिली है। और उससे बढ़कर के भी ये फैक्ट्री मालिकों ने जो बात कही है कि फैक्ट्री बनने में भले ही 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, आप तो महिलाओं की सूची लीजिए और 250 की बेच आपकी हम ट्रेनिंग कल से चालू करा देंगे ताकि उनको रोजगार मिलना चालू हो जाए। फैक्ट्री बनने के बाद 1 दिन भी नहीं लगेगा, फैक्ट्री तुरंत चालू हो जाएगी। प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को रोजगार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार संवर्धन आवश्यक है। तमिलनाडु की कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाला यह प्लांट अगस्त 2022 से अपना कार्य शुरू कर देगा। इससे 90% यहीं की बहनों को ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा 150 एकड़ जमीन और चाही गई है, जिससे वे यहां पर नया प्लांट और डालेंगे। So we are from Tirupur, so we are planning to put up a apparel factory here. We will be employing about 4,000 people, predominantly women. 90% of them will be women, and we will be producing knitted garments here. So this is our first factory outside of Tamil Nadu. It's all possible because of the dynamic vision of our Chief Minister and Sir PS Principal Secretary Sanjay Sir ka. So everybody came there to Tirupur, saw our facilities and offered us a good facilitation here. So we were very impressed with the facilitation given by the Madhya Pradesh government. So we have decided to invest here. We'll be investing about 60 crores and we'll be providing employment to about 4,000 people. देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। ये तिरुपुर तमिलनाडु की कंपनी है। तिरुपुर पूरे दुनिया में रेडीमेड कपड़ों के लिए विख्यात है और वहाँ की एक बड़ी प्रमुख कंपनी है ये जो प्लांट आ रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं अभी, इसमें लगभग 4000 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। और जैसा कि कंपनी के एमडी राजकुमार जी ने बताया, 80 से 90% इसमें महिलाएं होंगी। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह के कुछ और प्लांट अगले कुछ महीनों में यहाँ पर आएंगे। तो सब मिलाकर जैसा माननीय सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, लगभग 12,000 रोज़गार का सृजन अभी आने वाले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में हो जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है रोज़गार का सृजन। उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा रही हैं या नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उज्जैन में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने और ज़मीन की यहाँ मांग की है, जो यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की जा रही हैं, कुछ कर ली गई हैं। ये सब आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-आध महीने में हम लोगों को मिल जाएंगी। इन ज़मीनों के लिए हमारे पास अनेक प्रस्ताव भी हैं। तो ये हम लोग मतलब प्रस्तावों की मैच मेकिंग करेंगे कि किसको 10 एकड़ चाहिए, किसको 20 एकड़ चाहिए, किसको शहर के दूर भी चलेगा, किसको पास चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उनको ज़मीनों का आवंटन फिर करेंगे। इन दिनों सुर्खियों में छाई रहने वाली कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने उज्जैन शिलान्यास करने आए शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल या निशान खड़े किए। तो आइए सुनते हैं सिटी चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ कहा नूरी खान ने। आइए चलते हैं नूरी खान से खास बातचीत में। इन दिनों सुर्खियों में छाई रहने वाली कांग्रेस नेत्री नूरी खान उज्जैन शहर में शिलान्यास करने आए शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल या निशान खड़े करे हैं। तो आइए सुनिए सिटी चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ कहा नूरी खान ने। आइए चलते हैं नूरी खान से खास बातचीत में। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के दौरे पर हैं और सोयाबीन और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन करना शिवराज सिंह चौहान की नियति बन चुका है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के पहले भी उन्होंने 19 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था,
जो कि कोरोना की लहर के वक्त जब लोगों की जान जा रही थी तो 2 से 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए थे। और आज जिस तरीके से उज्जैन की जनता के सामने जल संकट आकर खड़ा हो गया है, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के लिए करोड़ों रुपए की राशि शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत की थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से, क्या वो योजना जो थी आपकी नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है? और अगर उस योजना के तहत काम हुआ था तो आज नर्मदा का जल शिप्रा में क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी शिप्रा में खान नाले सहित 16 गंदे नालों का पानी मिल रहा है। ऐसे में पवित्र शिप्रा मैया आज शिवराज सिंह चौहान से स्वयं सवाल कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में भांजिया सुरक्षित नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी निमावर नहीं गए, आदिवासी परिवार के साथ खड़े नजर नहीं आए। अलीराजपुर, धार की बेटी या ग्वालियर की 4 से 5 मासूम बेटियां जिनके साथ ज्यादती की गई, लेकिन शिवराज मामा ने चुप्पी साध कर रखी। शिवराज सिंह चौहान जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी नर्स बहनें जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई, आज वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमारी आशा कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो न तो आपने प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को मुआवजा दिया, ना ही कोरोना पीड़ित परिवार की मृत्यु होने पर उन्हें मुआवजा दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश की जनता के साथ न्याय कीजिए। सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं चलेगा। आज मध्य प्रदेश की बेटियां, शिप्रा नदी और कोरोना योद्धा आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त आज की और अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, किन्नर मीडिया के आमने सामने हुए हैं, सिटी चैनल से अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। हम आपको यह बता दें, गत दिनों महाकाल मंदिर गेट के बाहर किन्नरों द्वारा श्रद्धालुओं से जो मांग की जा रही थी, बतौर उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन इधर किन्नरों का कहना है कि ये सब गलत है, झूठ है। हम किसी से जबरदस्ती बढ़ाकर दाम और पैसे की मांग नहीं करते। ये ईश्वर की देन है जो हमें मिली है। हम नेक के तौर पर जरूर मांग करते हैं और श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से जो देते हैं हम रख लेते हैं। लेकिन हम पर लगाए गए आरोप वसूली के, वे बेबुनियाद हैं, गलत है। इसको लेकर किन्नर आज मीडिया के आमने सामने हुए। इसके अलावा किन्नरों ने सिटी चैनल के समक्ष एक और बात रखी। उनका कहना है कि कोरोना काल की मार हम पर भी पड़ी है। कोरोना के चलते काफी हम परेशान हुए हैं, जिसके चलते हमारी भी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। क्या कुछ कहा किन्नरों ने, आइए सुनिए। जी बताइए, अभी कुछ दिनों पहले महाकाल मंदिर के बाहर कुछ लोगों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, एक वीडियो भी वायरल हुआ, किसी जिसने भी बनाया हो। उनका कहना है कि आप श्रद्धालुओं को जबरदस्ती परेशान करते हैं, उनसे मांग करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या सही है सब? हमारा तो ऐसा कहना है कि हम लोग बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं, तो हर तरह का श्रद्धालु आता है। कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 100 देता है, कोई 500 भी देता है। हर तरह के आते हैं। भगवान के द्वार है, महाकाल की नगरी में हर तरह का व्यक्ति आता है। अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, सब आते हैं। और रही बात हमारी ऐसी कुछ, तो हम लोग ना 50 की मांग करते ना 100 की मांग करते। ये सारे झूठे आरोप है जो हम पे लगाए जा रहे हैं। हमारी किन्नर समाज पे ये धब्बा है जो लगाया जा रहा है। मेरा ये निवेदन है और अनुरोध है कि ये जो प्रेस वाले हमारे प्रति जो भी ये अफवाह फैला रहे, मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज इसे मत कीजिए। हम लोगों का ऐसा कोई नहीं है कि बाबा के द्वार पर हम लोग दुआ आशीष का काम करते हैं। इतनी धूप में निर्गम द्वार के दूर बाहर खड़े होकर लोगों को दुआ आशीर्वाद देते हैं, ना कि उनसे और हमारी जो नेक को उन्होंने अवैध वसूली का नाम दिया गया है। मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत पहले से इतिहास में लिखा गया है, शास्त्रों में, कुरान में, जहाँ भी गीता में लिखा गया, हमारा बरसों से चला आ रहा, हमारे नेक के नाम को हमारे जो भी बाहर से आते रहते हैं, हमारे नेक जो देते हैं उसको वो भिक्षा और उसको वसूली का नाम दे रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम लोग वसूली, अवैध वसूली नहीं करते। ना हम किसी को चाकू दिखाते हैं बाबूजी, ना हम किसी को कोई रेप करते बाबूजी, ना हम किसी को कुछ गलत करते। मेरा निवेदन है आपसे कि आप हमारा किसी से, और हमारा बीच में जो भी बाहर से आए हैं यात्री, उन्होंने हमारी जो शिकायत दर्ज कराई है, तो हमारे भी पहले ऐसा हो चुका है। एक लड़की आई थी, उसे 5000 रुपए दिए गए थे हमारे प्रति गलत झूठी रिपोर्ट। मैं उस चीज का भी सबूत देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास वीडियो रखी है। और यात्री भी हमारे को जो नेक देते हैं, वो खुशी खुशी देते हैं, उस चीज का भी वीडियो मेरे पास है।
अब हमारा ना कोई माँ है ना हमारा कोई बाप है, सिर्फ हमारा इतना सा सहारा है मंदिर पे। हम 2-4 घंटे बैठ के हमारे पेट का गुजारा करते। अब हम कैसे करते ये हमारी आत्मा जानती है। हम सरासर धूप में तपते। उसके बाद में आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हो कि तुम ताली बजा के मांगते हो। अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो हमें देगा कौन, और बिगड़ ताली बजाए तो हमें कोई देने वाला नहीं है। भगवान के मंदिर में भी ताली बजाई जाती है, तो उसको तो लोग यूँ नहीं बोलते कि भगवान के मंदिर में ताली बज रही। किन्नरों का तो काम है ताली बजा के मांगना। और हमारे पेट का सवाल, अगर हम माँ अगर ताली बजा के नहीं मांगेंगे और नहीं बोलेंगे तो हमें कौन देगा। अगर नहीं बोलेंगे तो कोई देगा नहीं। अगर माँ भी बच्चा नहीं रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमको तो ताली बजा के मांगेंगे जब भी तो हमें जजमान देगा। और उसके बावजूद आप बोल रहे हो ये वसूली, तो आप हमें ये बता दीजिए वसूली कहाँ से। भीख मांगना कोई एक वसूली होती है? हम तो भीख मांग रहे हैं और हमारा तो जीवन भर का काम है कि हमको भीख मांग के ही खाना है। हमको कोई नौकरी नहीं देता, हमको कोई चाकरी नहीं देता, हम लोग कहाँ जाए। हम भी दुनिया से परेशान है। हमारा सगा कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ हम लोग को हमारे ही साथ चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब आप लोग बंद कीजिए और हमें हमारा पेट पालने दीजिए। इतना हम लोगों को मत तंग करो, हमें इतना मत करो। हमने ना कोई चोरी करी ना डाका डाला, कुछ नहीं। हम जो भी जजमान आता खुशी से, हमारे पास सारे सबूत है। हम प्यार से लेते, ना कोई 50 ना 100। और वो जो उत्तर प्रदेश ये भी सब झूठी बातें है कि भाई इतने लाखों जनता में हमने उसको ही क्यों बोलेंगे, कोई 100 में एक आ जाता है। पर ये सब झूठी बातें, हम किसको नहीं गलत बोलते। इतनी लाखों जनता में उनने ही करा। कोई तो हमारा भी ऐसे है, हमारी भी किन्नर समाज में कि दुश्मन रहते हैं। इसलिए मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ, प्रेस वालों से भी, बिना जानकारी आप लोग भी प्लीज कुछ भी हम लोगों पे दब्बा ना लगाए। हम लोग कोरोना काल से 3 महीने का, पिछले वर्ष भी 3 महीने का लॉकडाउन लगा, जब भी हम आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं। ना हमारी कोई नौकरी है ना कोई चाकरी। हम लोगों को दुआ आशीष देते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, वहाँ बधाई नेक लेने जाते हैं। पर अभी वो लोगों के अभी शादी और इतनी वो आर्थिक तंगी से वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग इस वर्ष जो भी कोरोना से हुआ, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस कोरोना के कारण हम लोग, हमारे घर में बहुत परेशानी आ चुकी है। हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दे। हम यही चाहते हैं, हमारा सहयोग करें आप लोग। हम कोरोना के लिए हम दुआ करते हैं कि भगवान ये जो महामारी है, ये कोरोना जैसी, वो जल्द से जल्द खत्म हो। उज्जैन शहर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 12 एवं 13 जुलाई को उज्जैन जिले के किसी भी टीकाकरण स्थल पर वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। 12 एवं 13 जुलाई को टीकाकरण नहीं होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि 12 जुलाई सोमवार एवं 13 जुलाई मंगलवार को उज्जैन जिले के किसी भी कोविड-19 टीकाकरण स्थल पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। उज्जैन अब शिप्रा के पानी के भरोसे है। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का जिम्मा गंभीर बांध के भरोसे नहीं रह सकेगा। मानसून की बेरुखी के चलते 2 दिन छोड़कर नलों से पानी आएगा। मानसून की बेरुखी के कारण गंभीर बांध खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब शहर की जल प्रदाय व्यवस्था शिप्रा नदी के भरोसे है। नदी के कुछ बैराजों में अभी पानी स्टोर है, जिसे गौघाट जल मंत्रालय तक लाकर पीएचई अफसर अब शहर की प्यास बुझाने का इंतजाम करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पहले से 1 दिन छोड़कर हो रहे जल प्रदाय में अब बदलाव करते हुए अब 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय का निर्णय भी हो चुका है। गंभीर बांध में पानी स्टोर की कुल क्षमता 2250 MCFT है। शहर में प्रतिदिन जल प्रदाय के दौरान पानी की खपत 9 MCFT गंभीर बांध से होती है। इसके अलावा पीएचई द्वारा उंडासा तालाब, साहिब खेड़ी तालाब से भी जल प्रदाय के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। वहीं गौघाट जल यंत्रालय से शिप्रा नदी का पानी जल प्रदाय के लिए लिया जाता है। इन सभी स्रोतों से पानी लेकर पूरे शहर की प्यास अब तक बुझाई जा रही थी। मॉनसून सीजन के 4 माह छोड़ने के बाद गंभीर डैम के 2250 MCFT पानी को लेकर 8 माह तक जल प्रदाय के उपयोग में लेने की जिम्मेदारी पीएचई विभाग की है। पीएचई अफसर जून माह के अंतिम सप्ताह तक बारिश होने और डैम में पानी होने का आकलन कर रहे थे, क्योंकि पिछले वर्ष 28 जून को डैम में पानी की आवक शुरू हो चुकी थी। डैम के लगातार कम हो रहे पानी को देखकर पीएचई अफसरों द्वारा 2 माह पहले ही शहर में 1 दिन छोड़कर जल प्रदाय शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण गंभीर डैम में पानी नहीं आया और खपत लगातार होती रही। अफसरों ने चैनल कटिंग कर पंपों तक पानी लाने का प्रयास भी किया, लेकिन अब चैनल कटिंग से भी पानी पंपों तक नहीं पहुंच रहा है।
आज की स्थिति में गंभीर डैम में मात्र 133 MCFT पानी स्टोर है, जबकि बारिश की अभी तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब 2 दिन छोड़कर शहर में जल प्रदाय होने की स्थिति में PHE अफसर टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि मंत्री मोहन यादव पानी की व्यवस्था ठीक करने का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर यादव के अनुसार नर्मदा जल से जलापूर्ति की जाएगी। जोड़ने की योजना बनी है, उसी आधार पर गंभीर नर्मदा का प्रोजेक्ट बड़ा खड़ा हुआ है, जिसके बलबूते पर नर्मदा का पानी गंभीर में आएगा। क्योंकि 2024 के अंदर वो जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान इनके बीच का जो MOU है नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर के, उसमें पानी को कंज्यूम बताना पड़ेगा। हम अपने नर्मदा के जो जितने बांध बनने थे वो बांध बन चुके हैं। अब ये जो जैसे गंभीर डैम है या इस टाइप के जो डैम है, इनमें पानी भर के हम स्टोरेज क्षमता बताएंगे पड़ी, तब जाके हमारा क्लेम हमारे पानी पर रहेगा, अन्यथा गुजरात इस पानी को ले लेगा। तो आपने जो ठीक मुद्दा बताया है कि हम इस गंभीर के कैचमेंट एरिया में नर्मदा का पानी भर के उस तरह से डालना चाहेंगे कि गंभीर के पानी को वर्षा के जल के बजाय नर्मदा के जल का स्टोरेज टैंक माना जाए, ताकि ये हम इस पर अपना अधिकार इस रूप में बताएंगे ताकि भविष्य में इसका लाभ मिले। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय के वादा करके निर्माण नहीं करने के खिलाफ भाजपा नेता शंकर लाल मालवीय के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। घटिया विधानसभा के कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय के खिलाफ महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। भाजपा नेता शंकरलाल अहिरवार एवं कुलदीप सिंह चौहान, युवा मोर्चा महामंत्री ग्राम पंचायत सरपंच राम सिंह चौधरी के नेतृत्व में 4 गांवों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया। के जो 3 से 4 बार चुनाव लड़ चुके, जिन्हें अवगत कराया जा चुका है, किंतु उन्होंने भी पुल या सड़क निर्माण के लिए सर्वे कराया था, वहाँ स्वयं मौके का मुआयना किया था और समस्त ग्रामवासियों का आश्वस्त किया था कि मैं बहुत ही जल्दी इस सड़क में पुलिया का निर्माण करवाऊंगा। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय इस क्षेत्र से कई बार विधायक बन चुके हैं। कई बार पिपलिया हामा आकर पुलिया का निरीक्षण भी कर चुके हैं और कई बार वादा भी किया कि इस पुलिया को मैं शीघ्र बनवा दूंगा, पर आज दिनांक तक एक पत्थर भी विधायक के नाम से नहीं लगा। जब चुनाव आते हैं तब हाथ जोड़कर गांव आ जाते हैं और फिर वादा करते हैं कि अब की बार मैं गारंटी से बनवा दूंगा, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बनी। इस कारण भाजपा नेता शंकरलाल अहिरवार के साथ मिलकर सभी गांव वालों ने मिलकर घटना स्थल पर शंकरलाल अहिरवार को बुलाया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर सभी ग्रामीणों से मुलाकात की। वह अनुविभागीय अधिकारी, CEO व इंजीनियर से फोन पर बात कर शीघ्र तकनीकी स्वीकृति करवाने को कहा। इसके बाद सभी गांव वालों ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर ADM प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को नज़रअंदाज करते हैं एवं अपनी दिनचर्या में आनंदित रहते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सभी ग्राम पंचायतों आसपास के ग्रामों की विगत समस्या को नजर रखते हुए ग्राम पंचायत के पंच परमेश्वर मध्य 15वां वित्त आयोग खेत सड़क सुदूर योजना या अल्प मद से प्राक्कलन तैयार करवा कर स्वीकृति करने की कृपा करें, अन्यथा इस स्थिति में ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत सरपंच सहित मिलकर धरना आंदोलन में चक्का जाम किया जाएगा। वहाँ उज्जैन उन्नेल के डाबला फंटा रोड को जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन में विधायक जी की रहेगी। उज्जैन में अब छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए जमीन आवंटन किया जाएगा। उज्जैन में उद्योग लगाने के लिए कई बड़े उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। उज्जैन में इन्वेस्ट करने के इच्छुक उद्योगपतियों की बैठक बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। बैठक में कई उद्योगपतियों ने कहा कि वे भगवान महाकाल की नगरी में अपना उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से सभी उद्योगपतियों को कहा गया कि वे बिना किसी झिझक के अपना उद्योग उज्जैन में लगाएं। उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। खासकर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें जमीन का आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। बैठक में मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला, उद्योग आयुक्त जॉन किंग्सले, कलेक्टर आशीष सिंह, उद्योग विकास निगम के MD रोहन सक्सेना, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक AR सोनी एवं बड़ी संख्या में निवेशक मौजूद थे। और मीडिया के साथियों, मंत्री जी के बड़ी इच्छा थी कि उज्जैन में छोटे छोटे प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रयास हो जिससे बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार का सृजन हो।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड के समय में भी जब भी कोविड के कामकाज से थोड़ा भी समय मिलता है तो निरंतर वो रोजगार सृजन से संबंधित विषयों पर हम लोगों से बैठक करते हैं। बैठक में लगभग 22 उद्योगपति निवेशकर्ता शामिल हुए। इनमें से कई उद्योगपतियों ने उज्जैन को उद्योग लगाने के लिए अपनी पहली चॉइस बताया। उद्योगपतियों को जानकारी दी गई कि उज्जैन में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। विक्रम उद्योगपुरी व ताजपुर में उद्योगों के लिए विकसित प्लाट उपलब्ध हैं तथा उद्योगपति चाहे तो अविकसित भूमि भी उन्हें आवंटित की जा सकेगी। 7ACA कंपनी द्वारा बताया गया कि वे यहाँ पर 300 से 400 करोड़ का प्लांट लगाना चाहते हैं, जिससे 500 लोगों को सीधी रोजगार मिलेगा। उन्होंने विक्रम उद्योगपुरी की जमीन को अपने लिए उपयुक्त बताया। सुपरस्टार फ्लोर मिल द्वारा आटा, सोया और पोहा तीनों को मिलाकर एक साथ उत्पादन की यूनिट लगाने की बात कही गई, जिससे 400 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा व 30 से 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इससे कंपनी द्वारा किया जाएगा। एक कॉर्न प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी की ओर से 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई। उक्त कंपनी 50 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी और 1500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। AK इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से बताया गया कि वर्तमान में वे उज्जैन में ही फोर्ड व मर्सिडीज बेंज के पार्ट्स बनाते हैं। इन्हें भी अपनी कंपनी के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता है। यह कंपनी 180 नए लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकती है। इसी तरह BS मैकेनिकल कंपनी के प्रोप्राइटर ने बताया कि वे फिलहाल उज्जैन में कॉपर के बर्तन बनाते हैं और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए 2.5 से 3 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लगभग 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं व विस्तार के बाद नए 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह एक उद्योगपति ने उज्जैन में IT पार्क की स्थापना के बारे में मांग रखी। ग्यूफिक कंपनी जो लाइफ सेविंग ड्रग बनाती है के प्रोप्राइटर ने कहा कि वे अपनी यूनिट यहां लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह प्रतिभा सिंटेक्स इंदौर रोड पर अपना प्लांट लगाने जा रही है, जिसका काम आगामी अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। इस उद्योग से भी कई लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। सभी इन्वेस्टर से चर्चा के उपरांत आश्वासन दिया गया कि उन्हें प्रस्तावों को हाथों हाथ लिया जाएगा और हर संभव मदद करते हुए उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन एक शांति प्रिय स्थान है। यहाँ पर किसी भी तरह के अपराध नहीं होते हैं व काम करने वाले लोग भी शांत प्रकृति के लोग हैं। उद्योग लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वह छोटे से छोटा उद्योग लगा रहा है, शासन द्वारा पूरी मदद की जाएगी। IT पार्क के लिए भी जमीन चिन्हित कर IT पार्क की योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले से होकर 2 4 लेन जा रहे हैं, जो देश के 2 अलग अलग कोनों को जोड़ेंगे। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैन उद्योग के लिए अत्यंत ही अनुकूल स्थान है। यहाँ हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा विकसित की जा रही है। उज्जैन में एक सकारात्मक माहौल बने, लोगों को रोजगार की दृष्टि से उद्योग आके लगे और उज्जैन में पहले प्राचीन काल से ही उज्जैन की एक व्यापार व्यवसाय के बड़े संस्थान की पहचान रही है। काल के प्रभाव में कुछ कारणों से यहाँ की इंडस्ट्रियाँ खत्म हो गई तो उसका नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो नए सिरे से माहौल बना है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4000 लोगों का नया सिरे से रोजगार का प्रारंभ करने के लिए एक इंडस्ट्री का भूमि पूजन करेंगे। प्रतिभा कॉटन की एक बड़ी इंडस्ट्री वापस आने वाली है, जिसको इसी अगले हफ्ते में हम उसका भी भूमि पूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लगभग 4000 लोगों का उसमें भी रोजगार मिलेगा और करने एक इंडस्ट्रियाँ यहाँ आई है। कुल मिलाकर के हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उज्जैन में औद्योगिक का एक बड़ा जाल फैलेगा, जिसके माध्यम से उज्जैन का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रमुख सचिव उद्योग संजय शुक्ला ने कहा कि उद्योग लगाने पर किसी भी तरह से कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। छोटे बड़े उद्योगों का भेद न करते हुए समान रूप से सबको अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक तमिलनाडु में तिरुपुर में स्थित रेडीमेड गारमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनका एक प्लांट का कल भूमि पूजन है, जिसमें लगभग 4000 रोजगार सृजन होंगे और अच्छी बात यह है कि उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को काम मिलेगा। तो उसी क्रम में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए अन्य कुछ कंपनियों को जो उज्जैन या उज्जैन के आसपास रोजगार लगाने में रुचि रखते हैं, उनको आज हम लोगों ने बुलाया था। तो माननीय मंत्री जी, सांसद जी उज्जैन के और विधायक जी माननीय पारस जैन जी
और अन्य सभी यहाँ के अधिकारीगण थे, कलेक्टर साहब थे। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत रुचि दिखाई है। तो उज्जैन में जो संभावनाएं हैं उसकी बात हो चुकी है बैठक में, बहुत संभावनाएं हैं। औद्योगिक विकास निगम के एमडी रोहन सक्सेना ने कहा कि उज्जैन में सड़क, पानी, बिजली सब है। विक्रम उद्योगपुरी एवं ताजपुर में पर्याप्त संख्या में प्लाट है। इसके लिए उद्योगपतियों को आगे आकर शासन की नीतियों का लाभ उठाना चाहिए। देखिए, क्योंकि उज्जैन वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड एरियाज़ है, इंदौर से उसकी प्रॉक्सिमिटी है, देवास से है, भोपाल से है, और कनेक्टिविटी भी अब लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। तो एक बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि विभिन्न तरह के उद्योग यहाँ पे अट्रैक्ट किए जाएं। साथ ही साथ जो प्रतिभा सिंटेक्स का जो प्लांट है उसका भी भूमि फाइनल हो गई है, वो भी 1 महीने के अंदर उसका भूमि पूजन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोगों ने विक्रम उद्योगपुरी में भी अभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं, जहाँ पे अमूल का प्लांट बहुत जल्दी चालू होगा। साथ ही साथ 3 अलग अलग और इंडस्ट्रीज़, जिसमें एक फार्मा इंडस्ट्री भी है, वो भी बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने लगभग 115-120 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, जो कि लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है। इस मीटिंग के प्रेजेंटेशन से उद्योगपति खुश हैं। प्रतिभा सिंटेक्स भी उज्जैन में अपना प्लांट लगाने जा रहा है। कंपनी के अशोक जैन ने इस मीटिंग को पॉजिटिव बताते हुए उज्जैन में निवेश की घोषणा की है। सर, आज आके हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिला। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर साहब सब लोग लगे हुए हैं, पूरा रुझान है उनका कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, सबको एक समान हर दृष्टिकोण से बिजली, पानी, सड़क, ज़मीन सारी सहायता प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो जान के बहुत अच्छा लगा और हमारी भी पूरी चेष्टा है जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे आ जाएं। जिस किसी सज्जन को बना बनाया मकान चाहिए, वह आगर रोड अहमदनगर स्थित अनमोल परिसर में रहने वाले जाहिद अली व जुबैदा अली से संपर्क कर सकता है। आगर रोड स्थित भूखंड क्रमांक 33, जो कि भूमि सर्वे क्रमांक 265 एवं एस रकबा 1.285 का भाग होकर अहमदनगर के पीछे अनमोल परिसर के रहने वाले जाहिद अली व जुबैदा अली का है। वह अपना मकान, जो कि 15 बाय 40 का होकर 1300 स्क्वायर फीट से अधिक व 2 मंजिला बनाया गया है। साथ ही नया कंस्ट्रक्शन भी है। साथ ही उक्त मकान में 4 कमरों के साथ साथ अटैच लेट बाथ भी है। साथ ही मकान में बोरिंग सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही उक्त मकान में लाइट फिटिंग के साथ साथ मॉड्यूलर किचन, कमरों में मार्बल लगा हुआ है। जो भी सज्जन उक्त मकान को खरीदना चाहता है वह जाहिद अली व जुबैदा अली से संपर्क कर सकता है। उनका मोबाइल नंबर 6268888458 और 9630460722 पर संपर्क कर सकता है। जाहिद अली व जुबैदा अली द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उन्होंने रहने के लिए बनवाया था, किंतु शहर से कहीं और शिफ्ट होने के चलते उन्हें उक्त मकान बेचना पड़ रहा है। उक्त मकान पूर्ण रूप से सुसज्जित और पूरा कंस्ट्रक्शन परिवार के रहने के हिसाब से बनाया गया है। जो भी व्यक्ति उक्त मकान को लेना चाहता है वह जल्द से जल्द संपर्क कर सकता है। आगर रोड पे अहमदनगर के पास अनमोल परिषद में मेरा घर है। 2 मंजिल मकान है, 1540 का है और मुझे बेचना है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मुझे बेचना है। आप मेरे जल्दी से जल्दी संपर्क करिए और मुझे मोबाइल। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द इसको बेचने का, क्योंकि मेरे कुछ घरेलू टर्म्स हैं, कुछ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए चाहता हूं। ये 2 मंजिल मकान बना हुआ है, इसमें टावर एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसमें 365 फीट का बोरिंग है और 650 स्क्वायर फीट नीचे है, 650 स्क्वायर फीट नीचे है। लेट बाथ अटैच है, 4 लेट बाथ है, 4 किचन है और सभी इंडियन वेस्टर्न लेट बाथ है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया रखा है। इसको हमने अपने रहने के लिए बनाया था, मॉड्यूलर किचन बनाया हमने इसका और सभी इटालियन मार्बल लगा रखा है किचनों में और सारे किचन बेस्ट हैं। आप देखें और देख के जल्दी से जल्दी मुझे संपर्क करें और मैं इसको जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ। जब भी आपकी ज़रूरत पड़े, इसमें मेरी मिसेस का मोबाइल नंबर है। आप, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, गाड़ी पे रहता हूँ, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जब चाहें। ये 2 साल पहले बनाया था, अभी पूरे 2 साल 24 महीने नहीं हुए। बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है और बिल्कुल रेती और सीमेंट से ही बनाया है। इसके अलावा इसमें चूरी बजरी कुछ नहीं लगाई है हमने। स्पेशल हर चीज़ 12 mm का सरिया लगाया है, हर जगह गड्ढे खोद के बनाए हैं। बिल्कुल हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट लगाई है, क्योंकि ये हमने अपने रहने के लिए ही बनाया है। बाकी कुछ घरेलू परेशानी आने के खातिर हम इसको बेच रहे हैं। आप जो भी लेना चाहेंगे वो इसको लेकर खुशी होंगे, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ बेस्ट लगाई है, हर चीज़ बेस्ट, पाइप तक, लाइट फिटिंग वीटिंग सब बेस्ट करिए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।